ओके, तो कल हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी ये दो टॉपिक कवर किए थे। आज वी विल गो फॉर व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है पहले देख लेते हैं, एंड आई विल कीप द वे ऑफ मेकिंग नोट्स द सेम ऑलवेज। तो जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही आप एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, if i was moving with if I was moving with some velocity of 10 kilometer per hour in a given direction, now I have changed my velocity to 15 kilometer per hour. So this is basically nothing but rate of change of velocity with time. Okay, so डिफाइन कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ change of velocity of an object is called as acceleration. और एक्चुअली ये टॉपिक तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आप सब लोग एक्सपर्ट हो इस चीज़ में। कैसे? आप सब टू व्हीलर तो चलाते हो, बिकॉज यू आर एट ऑलमोस्ट एट अ लीगल एज ऑफ 16 टू एटलीस्ट राइड नॉन गियर्ड व्हीकल्स। हमको कहीं जाना है और हमको लेट हो रहा है, तो व्हाट वी डू इज़ वी एक्सेलरेट। वो एक्सेलेटर का यूज़ करते हैं हम लोग, तो हमको ऑलरेडी पता है कि हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। So we already know that acceleration is nothing but time rate of change of velocity of an object. इस केस में आप खुद ऑब्जेक्ट थे, your vehicle was an object basically, right? तो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट टाइम पॉइंट बाय पॉइंट नोट किया था, वैसे भी यहीं पे कर लेंगे। अभी हमको ये तो पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। डेफिनेटली ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज आई एम टॉकिंग हियर in terms of velocity. So I am saying time rate of change of velocity, मतलब acceleration is a vector quantity. तो acceleration is a vector quantity. ओके, देन यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था? अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था? अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? पर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ, basically, okay, let me say in this way, the direction of acceleration is nothing but change in velocity. क्यों? just for an example, अभी आपको समझ में तो आ ही गया हमने जब लिखा द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब व्हाट आई वाज सेइंग इज ए बार इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, तो आइडिया ये है, मैं आपको एग्जांपल्स से बताता हूँ। आप अपने घर से गाड़ी आपने स्टार्ट की मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। 1 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, 2 मीन्स फाइनल वेलोसिटी। अगर कंफ्यूजन होता होगा तो यू कैन चेंज द नोटेशन लाइक वी एफ एंड वी आई, यू कैन से दिस, दैट्स ऑल्सो फाइन। ओके, नाउ you are increasing your velocity, so definitely v final is greater than v initial. Then acceleration will be greater than 0, क्योंकि v final is greater than v initial। बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो you know this is positive quantity. So in this case direction of acceleration is the direction of velocity. Okay, so you have to understand this. अगर मैं बोलता, for example, I am riding a vehicle and suddenly I see a bump or speed breaker, या फिर मेरा डेस्टिनी आ रहा है, तो what I will do is मैं उसका वेलोसिटी कम कर दूंगा। तो उस केस में क्या होता है? उल्टा होता है, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब वी एफ बार माइनस वी आई इज लेस देन 0 बिकॉज इट्स अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो उस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा इट विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। इसलिए
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड करता है on the change of velocity. So you will have to always remember it can be either in the direction of motion or in the direction opposite to that of motion. So in case of acceleration, the direction will depend on the values of final and initial velocities. Okay, so you need to know this. तो ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि हम लोग बाद में करने वाले हैं इसको. We will define this. So acceleration is a vector quantity. Its direction is same. Its direction is same as that of change in velocity. You remember मैंने फॉर्मूला में लिखा था v final minus v initial. So the direction depends on the change of velocity. Okay. दूसरा इसके डायमेंशन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे हम लोगों को. So dimensions of acceleration you should know already. It is velocity upon time. Velocity was l raised to 1 t raised to minus 1 और नीचे एक और टाइम आ गया तो l1 t minus 2. और ऐसा यूनिट्स आप डायमेंशन से निकाल सकते हो. So it becomes meter per second square. Good enough, right? जैसे हमने 4 टाइप के वेलोसिटीज, 4 टाइप के एक्सेलरेशन, 4 टाइप का स्पीड देखा था हमने. इफ यू रिमेंबर क्या क्या था 4 टाइप ऑफ स्पीड्स में और वेलोसिटी में. एक था यूनिफॉर्म, एक था नॉन यूनिफॉर्म, एक था एवरेज, एक था इंस्टेंटेनियस. तो सिमिलरली आप एक्सेलरेशन की भी 4 टाइप डिफाइन कर सकते हो. सो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. फर्स्ट, सेम ऑन द सेम लाइंस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देखो आपको रिलेट करना पड़ेगा. मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको जब सब्जेक्ट समझना है तो यू विल हैव टू फील इट. इसका मतलब क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जैक्टली मतलब क्या? जैसे आपको याद होगा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या था. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या था? व्हेन द पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था? व्हेन द पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन. मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा वहाँ पे. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली सेम. मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट. 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड इन अ गिवन डायरेक्शन. आई एम नॉट स्पेसिफाइंग डायरेक्शन. अगले 1 सेकंड के बाद हो गया 10 मीटर पर सेकंड. अगले 1 सेकंड के बाद हो गया 15 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट है वो सेम है. मतलब वेलोसिटी of that object is basically increasing at a constant rate. So that is called as uniform acceleration. तो हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है. राइट. सो दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड. और अगर आपको एक बार समझा है तो लिखना इट शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क. तो इसको लिखेंगे कैसे? बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if magnitude and direction of acceleration remains constant. या तो ऐसा बोल सकते हो. So a body or an object is said to have uniform acceleration if the magnitude and direction of acceleration is the same throughout or is constant. ऐसा भी बोल सकते हो. remain same भी बोल सकते हो. That's better. Remains same is a better word to use. Remains same. All right. Of course, during motion,
या फिर जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब पार्टिकल का वेलोसिटी इक्वल वैल्यूज से चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट, इन अ गिवन डायरेक्शन। सो ऐसा भी लिख सकते हो, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes by equal amount in equal intervals of time, in equal intervals of time, then the body is said to have, then the body, let me see, is said to have or said to possess uniform acceleration. All right, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में सिर्फ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो है वो सेम है, हर एक सेकंड में इक्वल वैल्यूज से बढ़ रहा है वो। सेकंड विल बी non-uniform, or you can say variable acceleration, also fine. तो अब वेरिएबल एक्सेलेरेशन किया, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट नॉर्मली ऐसे ही समझता है। अपने यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको ये नहीं समझता कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना चाहिए हम लोगों ने। वो क्या करते हैं एकदम से, है ना, बहुत सारे हैं, बाइकर्स भी है, मतलब खुद को बोलने वाले सो कॉल्ड बाइकर्स बेसिकली। सो व्हाट दे डू इज, वो जब वेलोसिटी चेंज करते हैं अपने गाड़ी का, दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि उनका हर एक सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नॉट सेम। तो कभी एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से चेंज कर देंगे, तो कभी 20 मीटर पर सेकंड से चेंज कर देंगे, राइट। तो सीधा 0 से 100 किलोमीटर पर जाने की कोशिश करेंगे, या तो फिर सीधा ब्रेक मतलब डिस्क ब्रेक है, उनको स्टंट करने होते हैं। सो यू नो दैट दे डायरेक्टली गो फ्रॉम 100 to 20 10 also. So such kind of change in the velocity is said to be a variable change or a non-uniform change. Okay, तो जो समझा है वो लिखना है हमको। हमको क्या समझा, ऑन द सिमिलर लाइंस। पहला डेफिनेशन हमने क्या लिखा था, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन सेम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। ऑफ कोर्स चाहिए तो मैं लिख देता हूँ ड्यूरिंग मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे करेंगे फिर, अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म acceleration if either magnitude or direction changes during motion. So a body is said to have non-uniform acceleration or variable acceleration if either magnitude or direction of acceleration or direction of acceleration changes during motion. Yes, this is right. Either magnitude or direction of acceleration changes, राइट। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, वेलोसिटी लिखना चाहिए था, नहीं, दिस इज करेक्ट। ओके, और सेकंड डेफिनेशन जो हमने लिखा है, दैट वाज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने वहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखा, क्योंकि जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो इट इज़ अज्यूम्ड कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, तो मैं एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन नहीं लिखने वाला, राइट। सो व्हेन either you just get rid of this word either, when the velocity of an object changes by
unequal amounts in equal intervals of time, then the body is said to have variable or non-uniform acceleration, right? Then थर्ड टाइप आपने देखा था एवरेज एक्सेलरेशन. तो ए एवरेज बार. ओके, तो ये भी वैसा ही है. जैसे आपको याद होगा, हमने वेलोसिटी, जब एवरेज वेलोसिटी की बात की थी तो मैंने आपको बताया था उस केस में क्या था कि हम लोग फाइनली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ले रहे थे, और एवरेज स्पीड के केस में हम लोग टोटल पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम ले रहे थे. मतलब क्या था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में ऐसा हो सकता है कि समवेयर हम रुक गए, समवेयर हमने स्पीड बढ़ा दिया, समवेयर कम कर दिया, बट एवरेज मतलब क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट? Average, similarly, average velocity is nothing but on the same lines, rate of change of velocity upon total time. Okay, so final velocity minus initial velocity upon time, exactly on the same way. जैसे total path या फिर displacement. If you remember, मैं बता देता हूँ आपको फिर भी. A बार और V बार को कंपेयर करते हैं. V बार क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या था, x2 बार माइनस x1 बार अपॉन टाइम, t2 माइनस t1. हाँ, तो वेलोसिटी भी वैसा ही होगा ना. वेलोसिटी में सिर्फ x2 की जगह पे, सॉरी, एक्सेलरेशन भी वैसा होगा. एक्सेलरेशन में आप सिर्फ क्या लिखोगे, v2 बार माइनस v1 बार अपॉन t2 माइनस t1. ओके, तो व्हेन कैलकुलेटिंग एवरेज एक्सेलरेशन वी आर जस्ट टेकिंग rate of change of velocity upon time, final velocity minus initial velocity upon time, सेम जैसे हमने वेलोसिटी डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये आ गया आपका डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन. So that I already told you, given by delta v bar by delta t. इसको वर्ड्स में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज यू कैन डू इट. करना होगा तो यू कैन डू इट. ओके, राइट, सिंपल कॉन्सेप्ट. अब हम लोग आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे. तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस क्या है. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एट दैट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम मेरा कितना एक्सेलरेशन है. मतलब एग्जाम्पल में हमेशा बेटर समझ में आता है. I was moving with a velocity of 10 किलोमीटर पर आवर एंड इमीडिएटली, मैं अभी मीटर पर सेकेंड में लेता हूँ, दैट्स बेटर टू से. My velocity was 10 meter per second, and in the next second my velocity becomes 11 meter per second, right? In the next second, तो मैं क्या करूँगा, v2 माइनस v1, 11 माइनस 10 अपॉन टाइम. तो मेरा एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरा वेलोसिटी चेंज हुआ 1 मीटर पर सेकेंड से, मतलब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया बेसिकली उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 11 हो गया एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर सेकेंड में. तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, राइट? जब मैं एवरेज की बात करता हूँ तो हम लोग एक टाइम इंटरवल बढ़ा लेते हैं, अभी और आज से, अभी से हाफ एन आवर पहले. तो दैट इज अ बिग टाइम इंटरवल, राइट? तो 30 मिनट्स पहले मेरा वेलोसिटी इतना था, अब इतना है. तो नाउ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 30 मिनट्स, राइट? तो दैट इज नॉट इंस्टेंटेनियस, दैट इज एवरेज. तो ये आपको डिफरेंस समझना है. तो इंस्टेंटेनियस जो है, हाउ डू यू डिफाइन दिस, एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस. So you know instantaneous acceleration a bar is nothing but limit of average acceleration as time interval goes to 0, delta t goes to 0. So that is limit
एंड यू नो व्हाट इज ए एवरेज, ऑलरेडी हमने किया है, वो लिखा था डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी के ऊपर बार मत डालना, ये बहुत गलती होती है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सो दिस विल बिकम dv बार बाई dt, सो दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्मली व्हेन वी से स्पीड, वी टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट दैट मोमेंट। जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, नॉर्मली वी मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Similarly, when we talk about acceleration, we mean instantaneous acceleration, right? मैं वापस रिवाइज करता हूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिलेट करना सीखो। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, अभी ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हुआ। मूव होना स्टार्ट हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम, सिंपल। ओके, अपॉन टाइम बोल दिया मैंने, तो वो वेलोसिटी हो गया बेसिकली। बट यू हैव टू नो दिस, व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स, it is changing its position vector. So displacement is final position vector minus initial position vector. If you want to define velocity, then final position vector minus initial upon time. In general sense, velocity का मतलब ये था कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है एक डायरेक्शन में, that was velocity. अब ये भी तो हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो अपना वेलोसिटी चेंज करते जा रहा है, अपना स्पीड बढ़ाते जा रहा है मोशन का, राइट? तो when the velocity changes with time, then the body is said to have acceleration. Okay, acceleration is a vector quantity, as you already know, because acceleration comes from derivative of मतलब rate of change of velocity. क्योंकि velocity वेक्टर है तो acceleration वेक्टर होगा ही, सिंपल है ना। अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, फोर्स कैसे आता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फोर्स वेक्टर होगा। फिजिक्स में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर और राइट हैंड साइड पे स्केलर क्वांटिटी, होता ही नहीं है ऐसा। ओके, डायमेंशन हमने लिखे, ऐसा यूनिट्स हमने लिखे। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है मैंने आपको बताया, जब बॉडी का वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है हर सेकेंड में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन अ गिवन डायरेक्शन, देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या? when the body is changing its velocity by unequal amounts in equal interval of time. पहले 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, फिर अभी 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 33 हो गया, समथिंग लाइक दैट। सो देन that body is said to possess variable acceleration because the rate of change of velocity is not same in each interval of time. Average is average, simple. Final minus initial upon final time minus initial time. We are not worried in between क्या हो रहा है, we don't care. सिर्फ इतना है कि यहाँ पर टाइम इंटरवल हम बढ़ा लेते हैं। और इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट वाज द चेंज इन वेलोसिटी। गुड, नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग जो आपको 12th में बहुत काम में आएगा, प्लस 11th के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे करके जाएगा वो, राइट? अब ऐसा है, वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन हुआ, बट ऐसा है कि वेलोसिटी चेंज दो तरीके से हो सकता है ना। एक तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ वेलोसिटी का, है ना, मैं इस डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ पर मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से 11 मीटर पर सेकेंड हो गया, बट आई एम चेंजिंग ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज स्टिल सेम। गुड। या फिर ऐसा हो सकता है कि आई एम मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंटली, बट आई एम चेंजिंग डायरेक्शन इन ईच सेकेंड। तो पहले मैं ईस्ट में जा रहा था, अभी मैं वेस्ट में, नॉर्थ में जा रहा हूँ, फिर मैं वेस्ट में जाऊँगा, ऐसा चलता रहेगा। आई एम चेंजिंग डायरेक्शन, ओके। या फिर मैं ऐसा कुछ भी रैंडम डायरेक्शन से जा सकता हूँ, राइट, विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेलरेशन मिलने के लिए मतलब पॉसिबल वेज ऑफ वेलोसिटी चेंज की बात कर रहा हूँ मैं, तो लेट मी पुट इट हियर, possible ways of change in velocity.
उसमें से पहला पॉसिबल वे था व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ओके। और एक दूसरा पॉसिबल वे है व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तीसरा पॉसिबल है जब दोनों ही चेंज हो रहे हैं, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction and direction of velocity changes। बहुत important है ये। Good. So there are three possible ways in which velocity can change. Means there are three possible ways in which you can have acceleration in a motion, right? तो अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात होती है, राइट, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको ये समझना है कि जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, एक पार्टिकल था जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ओके। अब सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल होता है, आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, तो वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अलोंग द टेंजेंट, मतलब ये वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में है। तो ए पॉइंट पे अगर पार्टिकल है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड्स अलोंग वाई एक्सिस। अगर वो बी पॉइंट पे आ गया तो उसका डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल। फिर सी पॉइंट पे आ गया तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डी पॉइंट पे आ गया तो हियर, समवेयर हियर, ओके, ऑलराइट, गुड। तो व्हाट वी हैव नोटिस्ड हियर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था। मतलब क्या, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा था, पार्टिकल का स्पीड सेम ही है थ्रू आउट सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, आप जो वॉल क्लॉक देखते हो या जो आपके पास रिस्ट वॉच होता है, उसमें जो घड़ी के कांटे हैं, से दिस हैंड्स, ओके, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, उसकी टिप की बात करते हैं। नॉर्मली हम लोग टिप की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो टिप है, ये जो टिप है, ये टिप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं द टिप ऑफ मिनट हैंड, ओके। तो अगर आप नोटिस करोगे तो स्पीड कांस्टेंट है। क्यों, हर एक सेकंड में ये टिप को जितना आगे जाना है वो उतना ही जाएगा हर एक सेकंड में, राइट। सो इन ईच सेकंड द एंगल कवर्ड इज सेम, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, राइट। बट एज आई टोल्ड यू, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है अलोंग टेंजेंट, तो इवन दो स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, इसलिए एक्सेलरेशन होगा, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगा बेसिकली। सो इन सच केसेस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन सच केसेस the direction of velocity is changing, not the magnitude. In such cases acceleration is perpendicular to velocity, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा टू वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या था, ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, राइट। अब डायरेक्शन दो हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकता है एक्सेलरेशन। वी आर नॉट वरीड अबाउट डायरेक्शन एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, वी जस्ट वांट टू नो when only direction of velocity changes, acceleration has one component and that component is perpendicular to velocity। ये हमको पता होना चाहिए, that's it, nothing else। इस चैप्टर के लिए ये भी ज़्यादा है, but I wanted to tell you because we will start with JEE NEET from next 10 or 11 days, okay, in next 10 or 11 days, so you need to know। good। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस केस में, क्या लिख सकते हैं हम लोग, acceleration is perpendicular to velocity।
राइट। अब सपोज मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन हियर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, पहले मेरा 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड था, अभी 11 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, वट एवर इट इज। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज स्टिल सेम, only the magnitude is changing. In this case, acceleration and velocity are parallel or anti-parallel depending on the values of final velocity and initial velocity. मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जब v final greater than v initial होता है तो acceleration and velocity have same direction. क्यों? फॉर्मूला v2 bar minus v1 bar upon t2 minus t1, राइट। अगर फाइनल वेलोसिटी मतलब v2 ये इनिशियल मतलब v1 से ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, पैरेलल। अगर उल्टा हुआ, जैसे मैंने बताया आपको, आप गाड़ी चला रहे हो, स्पीड ब्रेकर दिख गया आपको, फिर आप क्या करते हो, आप ब्रेक अप्लाई करते हो, राइट। तो उस केस में एक्सेलरेशन हैज़ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर बोलते हैं रिटार्डेशन। एनीवेज, important point here was this: in this case, when only magnitude changes, then acceleration is parallel or anti-parallel to velocity, depends on the final and initial values of velocity, right? Then दोनों ही चेंज हुआ तो क्या, मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हुआ। तो दो कंपोनेंट, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल, राइट। सो टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बोथ। अब पैरेलल लिख रहा हूँ मतलब एंटी भी हो सकता है वो, ओके। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बोथ कंपोनेंट्स, राइट। So this is something extra that you must know, possible ways of change in the velocity, that means acceleration. Good. तो अगली बार से जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे या फिर थ्योरी में कभी आ गया कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए, ओके। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी भी सेम है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल डिपेंडिंग ऑन फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। गुड इनफ, इतना पता होना चाहिए आपको, राइट। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ। अब जैसे मैंने आपको बताया, क्या होता है ना कि ये तो हम सिंपल सी बातें कर रहे हैं, बहुत बार मोशन कॉम्प्लिकेटेड है और हर बार मोशन को इक्वेशन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, ये पॉसिबल नहीं है। इन फैक्ट द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इज ग्राफिकल, राइट। तो हम लोग बेसिकली मोशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, तो सबसे पहला ग्राफिकल स्टडी में आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। क्योंकि जब मैं मोशन की बात करता हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया है मोशन मतलब क्या, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड मेजर्ड फ्रॉम सम रेफरेंस, जैसे ओरिजिन से मेजर करते हैं हम लोग। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, मोशन है तो सबसे पहली चीज़ है कि पोजीशन चेंज होगा तो ही मोशन आएगा ना, तो सबसे बेसिक ये है। अब ऐसा करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस मान लो। तो उसका ग्राफ
हमको देखना है। ओके, ऑलराइट। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करते हैं ना, तो नॉर्मली पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग जब प्लॉट करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ जब प्लॉट करते हैं, तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और पोजीशन हमेशा वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस, राइट? You should always represent position, that is x coordinate in this case, because we have considered that the object is moving in a straight line along x axis. तो पहले लिख लेता हूँ मैं, consider an object moving in a straight line along x axis. ओके, मान लेता हूँ कि इनिशियली मतलब टाइम की वैल्यू जब t1 थी तब पोजीशन था x1, और इस पॉइंट को बोल देता हूँ a पॉइंट। ओके, लेट द पार्टिकल or object, in this case let the object be at point A at time t1 and its position is x1। ये तो ग्राफ है, लेकिन अगर आपको देखना है तो ये ओरिजिन हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये x1 है और टाइम t1 पे यहाँ पे है वो x1 पे, अब टाइम t2 पे वो आ जाएगा x2 पे, राइट? So let the object be at point A at time t1 and its position is x1. Similarly, at time t2, the position of object is x2. The position of object is x2. Point B on the graph, मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पे आ गया वो। तो this is t2, the position here is x2, this point is B। मतलब t1 से t2 टाइम में उसने a से b कितना चेंज हुआ है, मतलब x1 से x2 आया है वो, राइट? ओके, अब ये जो ए बी कर्व है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर अ मूविंग पार्टिकल। नाउ व्हाट आई कैन से फ्रॉम दिस ग्राफ, मैं फिजिक्स क्या बता सकता हूँ, बिकॉज वी आर स्टडिंग फिजिक्स, तो मुझे इससे क्या पता लग सकता है? I can tell what is the velocity, what was the velocity of the particle। कैसे? Easy, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये एंगल है थीटा। ओके, अब ये पॉइंट x2 है, हमको ऑलरेडी पता है, और यहाँ पे जो आएगा वो x1 होगा, ये पता है, हमने दिखाया ऑलरेडी। तो एक काम करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस से C। ओके, और इसको बोलता हूँ D पॉइंट। तो मुझे पता है कम से कम BC जो है, दिस BC साइड इज x2 माइनस x1। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू x2 थी, ये वैल्यू x1 थी, तो BC मतलब मैं x2 में से x1 माइनस करूँगा तो मुझे BC मिल जाएगा, BC की वैल्यू मिल जाएगी, तो वी हैव BC। सिमिलरली AC जो है दैट विल बी T2 माइनस T1, so AC will be T2 minus T1, करेक्ट? इतना तो पता है। So from graph what we can say is, from graph velocity is what? Velocity आपको पता है, change in position, actually displacement, लेकिन मैं यहाँ पे in terms of scalar quantity represent कर रहा हूँ, change in position upon time। What is change in position? x2 minus x1 upon t2 minus t1, good, right? Let us say this is velocity equation number 1, right?
ऑल्सो आपको पता है tan थीटा अगर मैं लेता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो BC बाई AC, है ना। ग्राफ से देखो, अपोजिट साइड BC, एडजेसेंट साइड AC, तो x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, इक्वेशन नंबर 2। तो मैं अगर 1 और 2 कंपेयर करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा V इज इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 what I can say is V is equal to tan of theta। और tan थीटा मतलब स्लोप होता है ग्राफ का, दैट इज स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ जिसको हम लोग डिनोट करते हैं m से, जो आपने स्कूल लेवल में सीखा होगा, राइट। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसका एग्जैक्टली यूज क्या है बताता हूँ मैं आपको। हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ सेइंग अगेन एंड अगेन द पार्टिकल वाज इनिशियली एट x1 at time t1, then it goes to x2 at time t2, what I am doing is I am just putting everything on a graph। मुझे ग्राफ देख के समझ में आ रहा है, हाँ T1 पे x1 पे था मतलब A पॉइंट, T2 पे x2 पे आ गया मतलब B पॉइंट, तो ग्राफ से समझ में आ रहा है हमको। ओके गुड। मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देगा। क्यों, वेलोसिटी क्या था, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो अब ऐसा है कि मैं सिर्फ मुझे अगर एंगल पता है तो मैं बता सकता हूँ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या रहा होगा, जस्ट बाय लुकिंग एट एंगल। क्योंकि हमने क्या किया, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, फिर tan थीटा भी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 आया, मतलब वो आ गया आपका स्लोप v इक्वल टू tan थीटा। ओके, मैं अभी आज एक केस डिस्कस करता हूँ, फिर हम लोग बाकी केसेस कल देखेंगे। so I'll just make a first point here, various position time graphs and their representations or their interpretations better, and their interpretations। तो इंटरप्रेट हम लोग कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट केस एक्स टी, ये आपका केस है। आपका केस क्यों है ये, सिंपल लैंग्वेज, 5 PM, हो सकता है थोड़ा पहले, आप 4:45 को भी आते होंगे, 6 PM, राइट। योर ग्राफ विल लुक लाइक दिस, constant, no change in position। why, because you are sitting at one place, you are not changing, right, right। तो और समझना है तो ये ग्राफ कैसे आता है मैं बताता हूँ, और डिटेल में जाते हैं हम लोग, डजंट मैटर रियली। तो 5 बजे आप यहाँ थे, आपका घर का जो भी लोकेशन होगा x1 मान लेता हूँ, आप वहाँ थे। 5:05 को भी आप वहीं थे, देखो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है ना। 5:10 पे भी आप वहीं थे, 6 बजे तक आप वहीं पे हो। मैं सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूँ, क्या मिला, a straight line parallel to time axis, that implies there is no change in position। good, that implies angle is 0, that implies b is equal to tan 0, that implies v is equal to 0, क्योंकि tan 0 is 0। मैं कल डिटेल में लेने वाला हूँ, बट जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू गिव यू काइंड ऑफ फीलिंग कि हम लोग कैसे एक ग्राफ से एक सिस्टम का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम लोग। ओके तो पोजीशन था, टाइम था, ये ओरिजिन मान लेता हूँ जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, मतलब पोजीशन और टाइम एक्सिस इन दिस केस मीट होगा। अगर ऐसा ग्राफ हुआ, राइट, सो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, what we know is theta is 0, therefore v is equal to tan theta, which is tan 0 is 0, right, that is that is what, line parallel to time axis represents that the particle is not moving, object is not moving, that is interpretation from this graph। so line parallel to
time axis means there is no change in position of the object, or you can say object is at rest. तो सिर्फ ग्राफ देख के मुझे समझ में आ गया कि उसका ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या था, मतलब उसका पोजीशन चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ये जस्ट एक बिगनिंग केस है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेने वाले हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ के, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, फिर हम लोग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करना चाहते हैं हम लोग, तो वो मैथमेटिक्स जो हमको लगेगा उसके लिए मैंने आपको बताया है कि वो इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस का मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाला हूँ। गुड, अब ओके, सो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन।